आपको क्या लगता है कि टैक्स चीज क्या होती सबको लगता है टैक्स यार गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले रहा है, बट गवर्नमेंट इज योर पार्टनर इन योर बिजनेस। है? बहुत सारे लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, तो कितना सही है टैक्स बचाना? दो चीजें हैं, एक है टैक्स प्लानिंग, एक है टैक्स इवेजन। आप टैक्स प्लानिंग करके ही बड़े बन सकते हो, टैक्स इवेजन करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन लेवल तक जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सर स्क्रैप सेल है, अगर एक चीज मैं उठाऊं, स्क्रैप सेल है तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को पता ही नहीं कि स्क्रैप सेल का पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट सर मॉनिटर करता है आपके प्रोडक्ट पे। आप अगर ये एक पार्ट बना रहे हो तो गवर्नमेंट को पता है उसका स्क्रैप कितना निकलेगा, क्या रेट से मार्केट में सेल होगा, उस पर जीएसटी कितना आएगा। आप बोलोगे सर मैंने बेचा ही नहीं, आपका प्रॉब्लम है, आपने नहीं बेचा। गवर्नमेंट बोलेगा आपने बेचा है कैश में। गवर्नमेंट इंटेंशन क्यों देखेगा? गवर्नमेंट देखेगा कंप्लायंस सही से हुआ है नहीं हुआ। मेरे पास सर ऐसे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड है पूरे, उनको नोटिस नहीं आ रहे क्योंकि सर उनको पता है कंप्लायंस प्रॉपर फॉलो कर, इतना प्रॉपरली कंप्लायंस हो रहा है सर, इतना प्रॉपरली कंप्लायंस। आपका इंटेंशन गलत है, कंप्लायंस सही कर रहे हो, मेरे लिए बंदा सही है। आज का हमारा डिस्कशन एक बहुत पावरफुल महिला लेडी के चारों तरफ होने वाला है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमन। बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, लेकिन आज का हमारा डिस्कशन है टैक्सेशन के ऊपर। जब भी मैं एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, तो टैक्स का नाम सुनते उनको पसीने छूटने लगते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को टैक्स पे करते समय बहुत दुखता है, अरे भाई सरकार हमसे इतना टैक्स क्यों लेती है, हमारा इतना मार्जिन नहीं, उससे ज़्यादा तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो आप बहुत सारा टैक्स का बात करेंगे, और आज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में बात करेंगे टैक्स के लिटिगेशंस ऑल्सो। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनको नोटिस आ जाती है। हायराम बोले कैलाश आप पहले ही डरा रहे हो, डरो मत, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं हो, जब तक आप समझोगे नहीं, तो घबराने की बात नहीं है। आप समझो, आप चीज़ों से लड़ सकते हो, अगर आप सही हैं तो डरने की बात ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे टैक्सेशन जीएसटी के ऊपर, और आज हमारे स्टूडियो में बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनका नाम है ईश्वर यादव, और इनकी एक्सपर्टीज़ है मैन्युफैक्चरिंग में जीएसटी को सेटअप करना, और इस तरीके से सेटअप करना कि कभी भी डिपार्टमेंट आपके पास नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो प्यार से चला जाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट। और अगर आप बहुत लेट सुन रहे हैं, ऑलरेडी नोटिस आ चुकी है, तो डेफिनेटली आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत सीखने को मिलेगा कि कैसे हैंडल करनी है चीज़ों को। सो थैंक यू ईश्वर जी ज्वाइनिंग इन, और एंटरप्रेन्योर्स को एनलाइटन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है लाइफ का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू फॉर, मतलब टैक्सेशन के ऊपर कोई तो बात करने के लिए तैयार है। बराबर, नहीं तो लोग मीम ही बना रहे हैं। हाँ सर, टैक्स पहले बेसिक से शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि टैक्स चीज क्या होती है? व्हाट इज टैक्स ऑल अबाउट? टैक्स होता क्या है? सर क्या है ना, सबको लगता है टैक्स यार गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले रहा है, बट आई बिलीव कि गवर्नमेंट इज योर पार्टनर इन योर बिजनेस। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे समझते नहीं, लोग डरते क्यों है टैक्स से, टैक्स बुरी चीज क्यों मानते हैं। सी, यू आर सेटिंग अप प्लांट इन चाकन एमआईडीसी, टेक एग्जांपल। आपको आज वहां पे धंधा बनाना पड़ रहा है, आप धंधा बना रहे हो वहां पे 10 करोड़ का, 20 करोड़ 50 करोड़ का धंधा बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? क्योंकि सर गवर्नमेंट ने कुछ प्रमोट किया है वहां पे। गवर्नमेंट अभी दावोस में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, प्रमोट करके वहां से धंधा ला रहे हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज आएंगे, आप उसके सब वेंडर बन रहे हो। गवर्नमेंट आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, रोड प्रोवाइड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, एयरपोर्ट दे रहा है, ये सब चीजें दे रहा है, तभी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे आके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तभी लोग आपको सब वेंडर बना रहे हैं। यू आर सब वेंडर, कहीं ना कहीं बड़े कंपनी के आप सब वेंडर हो। आप फाइनली खुद का, ऐसे बहुत कम कंपनी होंगे जो खुद का कुछ करिए। तो गवर्नमेंट आपको सर पार्टनर है ना, उसकी वजह से आप 2 करोड़ 10 करोड़ का कर रहे हो। अभी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अल्फा लावल या बजाज के साथ टाइप है उनका, और बहुत अच्छा धंधा किया है, जो रूरल से आए थे, जिनको कुछ बैकग्राउंड नहीं था, बट ये गवर्नमेंट ने आपको हेल्प किया है, आपके कोई पहचान वाला बंदा नहीं आया। गवर्नमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटीज दी है, तभी दुनिया का काम यहाँ आ रहा है। क्योंकि मैं तो बहुत घूमता हूँ, मैं अफ्रीकन कंट्रीज में गया जहाँ पे गवर्नमेंट काम ही नहीं करती है, और आप वहाँ कई कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, कहीं पे जो काम भी हो रहा है, लेकिन वहाँ की हालत देखो तो गवर्नमेंट का बिल्कुल जीरो काम है, और फिर भी टैक्स ले रहे हैं वो लोग। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को देखिए, श्रीलंका को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, उनकी गवर्नमेंट काम ही नहीं करती, फिर भी वो लोग टैक्स लेते हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ की गवर्नमेंट बहुत काम करती है, पूरे दुनिया में नाम है। जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ इंडियन हूँ मैं,
जो रेस्पेक्ट्स मुझे मिलती है, क्योंकि हमारी सरकार ने कई सालों में बहुत काम किया है और वो अपॉर्चुनिटीज खींच खींच के लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया से अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। एक तो ये पर्सपेक्टिव है, तो मुझे लगता है कि सरकार उसके बदले में हमें टैक्स मांग नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकार टैक्स प्रॉफिट के लिए नहीं ले रहा है। आज हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आप एनजीओ में डोनेशन करना चाहते हो, मेरा मानना है कि टैक्स दे रहे हो ना, वो भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो गरीब इंसान अपना इलाज नहीं करा पाता और वहाँ पे उसको 2 रुपए की पर्ची के अंदर सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है, 2 रुपए की पर्ची पे उसको दवाई मिल रही है, ये आपके टैक्स के कारण हो रहा है। सर इस पे भी मेरे को एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात मैं कहना चाहूंगा। अभी आपके कंपनी लोगों को लगता है टैक्स जा रहा है और ये गरीबों में बांट रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री स्कीम्स दे रहे हैं, ठीक है, ये बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, आपने सुना होगा, मीम्स वायरल होते हैं, हम ही मर रहे हैं क्योंकि हमसे पैसा लेके गवर्नमेंट गरीबों में बांट रहा है। लेकिन आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि आप जहाँ पे 2 करोड़ 5 करोड़ कमा रहे हो, आप आपके फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय को 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, 25,000 रुपये ही दे रहे हो, तो ये पैसा कहीं ना कहीं उसके ही इलाज के लिए पहुंच रहा है और पैसा गवर्नमेंट कहीं बाहर नहीं भेज रही है, आपके ही एसोसिएट होने वाले लोग हैं जिनको आपने ज्यादा पे करना चाहिए था, वो इंडिपेंडेंट उनको बनाना चाहिए था, आपने बनाया नहीं, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेके उनको हेल्प कर रही है, तो विच इज गुड रीजन, मतलब उसका प्रोपेगेंडा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ कि समझे एक बड़ा परिवार है जिसमें दादाजी हैं जो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, जिन्होंने, और जॉइंट फैमिली पुराने ज़माने की 50-60 लोग रहते हैं घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, 8-9 परिवार साथ में रह रहे हैं, दादाजी के बच्चे की बात करो, पुराने ज़माने की बात करो, उसमें अगर हमारे 2-3 बच्चे बहुत अमेरिका चले गए, अच्छा काम करने लगे, और 2-3 बच्चे हैं जो किसानी कर रहे हैं, अब किसी भी रीज़न से अच्छा नहीं कर पाए, तो दादाजी हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो अमेरिका में भाई बैठा है उसको बोलेंगे, देख भाई तू अच्छा कर रहा है, तो अभी जो अपना सबसे छोटा वाला भाई है जो नहीं कमा पा रहा है, उसकी बेटी की शादी में तुझे देना चाहिए। तो ये दादागिरी नहीं है दादाजी है, दादागिरी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका काम है परिवार का संतुलन बना के रखना। वैसे ही मेरा मानना है कि हमारे देश में जो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इसका संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, और इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन बैक टू सोसाइटी, ताकि पूरा देश आगे बढ़ सके। और जो आपने बोला सही है, वही एम्प्लॉय जो है उसी के घर परिवार, उसके रिश्तेदारों को ठीक करने के लिए हो रहा है। सो टैक्स इज़ अ वेरी गुड थिंग, हमें खुशी से टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि आप देश की मदद कर रहे हो और आप समझदार हो, आप किस्मत वाले हो, आप इतना कमा पा रहे हो, और ये इसको कमाने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज सरकार की, जैसे वही बोलो, अपनी दादाजी के कोई स्कूल फ्रेंड थे जो अमेरिका में चले गए पढ़ के, और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को यूएस ले जाओ, तो वो अपने आपको लेके गए यूएस, तो दादाजी ने कंट्रीब्यूट किया आपको यूएस ले जाने के लिए। अब वो बोल रहे हैं कि बेटी की शादी कराओ। सो दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, टैक्स इज वेरी वेरी पावरफुल। दूसरा, अभी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, तो कितना सही है टैक्स बचाना? बचाना मतलब मैं बोल रहा हूँ कैश पेमेंट्स में डील करना। देखो, बचाने के कुछ सरकारी रास्ते भी हैं जो सरकार ने ही बोला टैक्स बनाने के, लेकिन मैं उन रास्तों की बात कर रहा हूँ जो सरकार को पसंद नहीं है, जैसे कैश ट्रांजैक्शंस, जीएसटी बचाने के लिए। तो कितना सही है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? सर क्या है ना, 2 चीजें है, एक है टैक्स प्लानिंग, एक है टैक्स इवेजन। ओके, टैक्स प्लानिंग करना टोटली फाइन, टैक्स प्लानिंग करना ही चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने आपको बताया है कि आप ये टैक्स प्लान करो। एग्जाम्पल, देर इज वन सेक्शन 80 JJAA इन इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलता है, इफ यू हायर न्यू एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका एडिशनल 30% इनकम टैक्स में हम आपको बेनिफिट देंगे। ओके, तो मतलब आपने इस साल 5 लाख रुपए का एडिशनल सैलरी पे किया, लास्ट साल 10 लाख किया था, इस साल 5 लाख एडिशनल कर रहे हो, उसका 30% आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपको 30% एडिशनल इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। ये टैक्स प्लानिंग है, लोग ये चीज नहीं कर रहे क्योंकि लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ 95% मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 80 JJAA का अवेल नहीं कर रहे हैं, जो कि टैक्स प्लानिंग कर सकता है। रादर पीपल आर गोइंग फॉर टैक्स इवेजन, कि कैश में पैसे घुमाएंगे या फिर टैक्स नहीं बचाएंगे, खर्चा करेंगे। बट अदर वे राउंड, अगर कोई बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है ना, आप बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ घूमे हो तो आपको पता है, अगर बड़ा बनना है देन योर बुक्स नीड्स टू बी क्लीन। आपको पैसे ही नहीं देगा सर, आप कल बैंक में जाओ, आप प्राइवेट इक्विटी के ले जाओ, आप स्टार्टअप में जाओ, आपका बुक अगर है नहीं है, बुक, मेरे पास बहुत अच्छा केस है इसके लिए। वो 5-6 करोड़ का धंधा कर रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन, बहुत अच्छी ये थी, बट उसने ऑन रिकॉर्ड 1.5 करोड़ रुपए ही दिखाए थे। उसको एक बहुत बड़ा टेंडर मिल रहा था 50 CR का अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज उसकी पहचान थी, सब था, अच्छा टेंडर मिल रहा था। बस बुक्स में टर्नओवर चाहिए था 5 CR,
Oh. जो उसका एक्चुअली था, बट उसने दिखाया नहीं, वो बुक में दिखा रहा है 1.5 करोड़ रुपए। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आप टैक्स इविजन करने की कोशिश करते हो, आप बड़े नहीं बनते हो। आप टैक्स प्लानिंग करके ही बड़े बन सकते हो, टैक्स इविजन करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन लेवल तक जाएगी, उसके आगे आप बड़े नहीं बन सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। मैंने जो सीखा, बहुत सारे बड़े बिजनेस ओनर जिनके टर्नओवर 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, उन्होंने बोला कि हमारा बिजनेस बड़ा हुआ क्योंकि एक लेवल पे हम बहुत छोटे थे और उसको बड़ा करने के लिए हमें बहुत पैसे की जरूरत थी। तो दो रास्ते जो क्लीन अच्छे रास्ते हैं पैसे लेने के, एक है बैंक और दूसरा है प्राइवेट इक्विटी। उन्होंने कहा दोनों में से कंपेयर करो तो बैंक इज बेस्ट, क्योंकि बैंक से हम पैसा लेते हैं ना, उनको चुका के वापस करके हमको कोई इक्विटी नहीं देनी है। लेकिन अगर ठीक है बैंक नहीं दे रहा तो आप इक्विटी के पास जाओ। लेकिन ये दोनों जो लोग हैं, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो हैं या बैंक हैं, ये दोनों आपकी बुक्स देखते हैं, वो देखते हैं, और वो कितना देंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितना दिखा रहे हो उसके ऊपर। ओके, टोटली एग्री। तो अगर आपने बुक्स क्लीन रखी हैं और जब आपको नई फैक्ट्री खोलनी है, कल को आउट ऑफ इंडिया जाना है, कोई बाहर देश में काम करना है, तो जो फंड्स की जरूरत लगेगी वो फंड्स आपको आपकी एक क्लीन बुक ही लेके देगी। और वो क्लीन बुक का सिंपल है, जो जैसा है इन्फ्लेट भी मत करो, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा इन्फ्लेशन भी दिखाई जाती है, फेक सेल्स इनवॉइस दिखाते हैं ताकि हमको रेवेन्यू, फिर उनको रिवर्स करते हैं। सो दैट ऑल्सो हैपन्स। बट मैं ये बोलूँगा ना ज़्यादा दिखाओ ना कम दिखाओ, जो जैसा है वैसा दिखाओ। सच के रास्ते पे चलोगे बहुत ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सो मर्फीज लॉ। तो इट्स बेटर टू शो, क्लीन बुक्स रखो और फिर बैंक के पास जाओ, फंड्स लो, प्राइवेट इक्विटी पास जाओ, फंड्स लो और ग्रो करो अपने आप को। सो टैक्स पे करना, क्लीन रहना बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास और एक केस हुआ रिसेंटली, ऐसे ही ओवर सेल दिखा दिखा के, बिल्स घुमा के एक इन्फ्लेट कर दिया बुक्स, बैंक से फंड्स उठा लिए। ये साइकिल चलता है बट समवेयर इट विल स्टॉप। आज वो सिचुएशन ऐसी है उस बंदे की कि वो स्टॉप हो गया साइकिल। उसका जो बुक्स में दिख रहा है जो एक्चुअली है नहीं, उसके हिसाब से जितना लोन आना चाहिए उससे ज़्यादा लोन आ गया है, बुक्स में लोन पड़ा है, उस लोन का क्या किया दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट अभी ईएमआई देने के लिए भी पैसा नहीं है, उसके लिए फंड ही सर्कुलेट नहीं हो रहा है, बिकॉज समवेयर इट स्टार्टेड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज। कहीं ना कहीं दिमाग में 10 लाख के लिए घुमाता हूँ मैं, ये घुमाता जो सर्कल चालू होता है वो आपका फोकस। मैं मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं उनको बोलता हूँ योर फोकस शुड बी ऑन सेल्स एंड योर ऑपरेशंस। फालतू चीजों में दिमाग लगाओगे तो ग्रो नहीं करोगे। आप एक्सपर्ट हो बुक राइटिंग कराने में, तो आप उसको ही फोकस करो, यू विल ग्रो। आप 3000 बुक लिखा सकते हो, बट आप दूसरी चीजें करने लगोगे ना, फिर यू विल स्टिक टू द सम स्मॉल अमाउंट कि हाँ नहीं मैं, क्योंकि मैं दिमाग कहीं और दौड़ा रहा हूँ। मैं आपको एक थोड़ा नेगेटिव बोलूँगा मैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। वैसे मैं जनरली नेगेटिव नहीं बोलता। आप सीए हैं, लेकिन बहुत दुख होता है बहुत सारे सीए अच्छे सीए नहीं हैं। आप अच्छे सीए हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके साथ पॉडकास्ट लेना चाहता हूँ। बहुत सारी एडवाइस जो रॉन्ग एडवाइस आती है ना, ये कुछ गलत सीए की तरफ से आती है। मेरे एक फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, अचानक से उनका फोन आया कि कैलाश, क्योंकि मैं प्राइवेट इक्विटी में डील करता हूँ, कि कैलाश मुझे इक्विटी चाहिए और मेरे को कंपनी के शेयर डायलूट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पुणे की कंपनी है। तो मैं मिलने गया, मैंने कहा क्यों चाहिए इक्विटी आपको? तो बोला कि बहुत बुरी हालत है, ऑफिस बेचने जैसी हालत आई है। मैं कहा तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा चलता है और फार्मास्यूटिकल में तो नुकसान होता ही नहीं है, बिकॉज बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन होते हैं उसमें, एंड दे डील इनटू आईसीयू। उसके मैंने कहा आप तो आईसीयू पे डील करते हो। बोला आईसीयू में तो डॉक्टर ने लिखा तो दवाई आनी है, सो सवाल ही नहीं है, कोई भी नहीं सोचेगा कि मैं दवाई ना लूँ। हुआ क्या, मुझे रियल केस बताइए। बोले एक बार हमें मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर बढ़ा देना था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हमको ये एक्सेस फंड्स की जरूरत थी। तो मैंने उनका बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि बैंक इज द बेस्ट वे। अब हमारे बैंक ने हमें फंड्स का कम दिया, तो हमने हमारे मैन्युफैक्चरर से टाइम मांगा पेमेंट के लिए, और हमारे सीए को मैंने बोला क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा इन्फ्लेट करेंगे, रेवेन्यू बड़ा दिखाएंगे और लोन लेंगे बैंक से। आप मानोगे नहीं, मैं नंबर्स बताता हूँ, बिकॉज मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा, तो ओके, एक्चुअल रेवेन्यू था 4 करोड़ का, इन्फ्लेट करके सेल दिखाई कि 10 करोड़, फिर रिवर्स करके जो, और ये सीए की एडवाइस है। तो एक्सेस पैसा आया तो फिर एक्सेस नुकसान हुए एंड अननेसेसरी थिंग्स में गए। लेकिन साइकिल कब तक चलेगी? एक दिन तो रुकेगी, और वो रुकी, जिस दिन रुकी बहुत बुरी हालत हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, सीए को भी अपनी गिरेबान में झांकना बहुत ज़रूरी है, एक एथिकल प्रैक्टिस के साथ, एक एथिकल एडवाइस। जैसे आपने बोला, आप फोकस करो अपने बिजनेस के ऊपर, इधर उधर दिमाग मत लगाओ।
अगर करना ही है तो 4 नए कस्टमर लाओ, उनसे पैसा लो ना, और वैल्यू डिलीवर करो। ग्रोथ के लिए जो फंड चाहिए, क्यों चाहिए? सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए अगर आपका सीए अच्छा नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ईश्वर जी, आपको ईश्वर जी का मैं डिटेल देने वाला हूँ, गो टॉक टू हिम, बिकॉज वी नीड अ गुड सीए हु इज गिविंग अस राइट एडवाइस, नॉट द शॉर्ट टर्म। मुझे अभी मेरी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन नहीं दे रहा है, वो मेरे लॉन्ग टर्म विजन को लेके जा रहा है कि मैं आज 5-7 करोड़ की कंपनी हूँ, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ कैसे होगा, वो एडवाइस चाहिए। 500 करोड़ कैसे होगा, मुझे फंसाना नहीं है सीए को। सो दिस इज लिटिल एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि सीएस को भी थोड़ा अच्छे से काम करना चाहिए। नहीं, अदर वे राउंड सर, मैं इस टेबल पे बैठा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 90% केस जो है ना, 10% आई टोटली अग्री ऑन योर पार्ट। 90% केसेस में क्या होता है बताए, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आ गए, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आ गए, उन्होंने बोला यार मेरा सीए ऐसे वैसे, उसने ये किया, मेरा कंसल्टेंट ऐसे है, सब मेरा बेड़ा गर्क हो गया, बुक्स ऐसे हुई, वो वैसे हुई। मैं पहले उस क्लाइंट से बचता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। द वे योर पीपल विल वर्क फॉर यू ना, द वे यू सेट द ट्रेंड, ठीक है। वो क्लाइंट में ऑनबोर्ड, मैंने 4-5 केसेस में हुआ, वो क्लाइंट मैंने ऑनबोर्ड किया, वो क्लाइंट अभी मुझे कहीं पे जाके गालियां दे रहा है बिकॉज इट्स ऑल द माइंडसेट। हाँ नहीं, बिकॉज यू डोंट वांट टू फॉलो द राइट वे। आपको ही टाइमली कंप्लायंसेस नहीं करना है, आपको पैसा अभी यूज करके लेना है, आपको कहीं और डाइल्यूट करना है, एंड फिर अगेन तो बिजनेस ओनर को मेरा ये एडवाइस रहता है कि आपको एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए बिजनेस की, बट बेयर मिनिमम नॉलेज इज मस्ट, बिकॉज फाइनेंस इज बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या। और मैं बोलूँ आपको, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ 90% बिजनेस ओनर्स को ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। हाँ, फिर भी वो करा के ही लेते, नहीं ऐसे ही चाहिए, ये होता है। मतलब मेरे पास है ना, हर साल के फाइनलाइजेशन पे है ना कम से कम 4 से 5 क्लाइंट आएंगे, नहीं सर, या फिर हर महीने की जीएसटी रिटर्न में सर ऐसे 500 पे फोन आएंगे, सर इस बार टैक्स पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उनको पता है कि मैं को जीएसटी पर भरना ही है, मैं ट्राई करता हूँ कि वो पैसे मैं कहीं पे ये कर लूँ, मैनिपुलेट कर लूँ, ये कर लूँ। तो बिजनेस ओनर्स ने ही एक बार थॉट प्रोसेस देनी चाहिए, आपके कंप्लायंस सही हो रहे नहीं हो रही, उसके लिए एक चेकलिस्ट आपका होना चाहिए। करेक्ट। तो दिस इज बिकॉज मैं लोगों को बोलता हूँ योर प्रॉफिट परसेंटेज मे बी 10%, 5%, बट जीएसटी रेट इज 18%, 28%. So if you file wrongly GST return or income tax return ना, तो your profit will go along with your savings, because 10% से ज्यादा ही गवर्नमेंट ले रहा है नुकसान। तो आपका प्रॉफिट पे फोकस होना चाहिए, टोटली अग्री। उसके साथ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट कंप्लायंसेस। आई रिमेम्बर, मुझे एक पुरानी मेरी बात याद है, मैं एमबीए हूँ, मैंने एमबीए किया था, तो हमारी अकाउंट्स की क्लास चल रही थी और हमारी अकाउंट की मैडम थी, वो हमको बैलेंस शीट सिखा रही थी। और मेरा कभी भी टैली नहीं होती थी बैलेंस शीट, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरी टैली हो ही नहीं रही थी, तो मेरे नंबर कम आते थे। तो मैं एक दिन मैडम के पास गया, मैडम मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं तो सीए रखूंगा या मेरे पास अकाउंट्स की टीम रहेगी, तो मुझे बैलेंस शीट क्यों सीखनी है, मुझे क्यों इतना सब आप अकाउंट सिखा रहे हैं। मैडम ने बोला कि ठीक है, काम सीए करेगा, टीम करेगी, लेकिन वो गलत या सही क्या है वो डिसीजन तुम्हें लेना है, क्योंकि बिजनेस तुम्हारा है। और फाइनेंशियल कंट्रोल अगर सही नहीं रखा तो हो सकता है तुम बहुत अच्छा करोगे और एक दिन डिपार्टमेंट आके लगाएगा तो आपको कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसी हालतें हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हुई है टैक्सेशन को नहीं या डिपार्टमेंट के इश्यूज के कारण, बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो। सो तुम सीख इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हें करना है, तुम सीख इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी अक्ल और समझ चाहिए कि सही क्या और गलत क्या है। उस दिन के बाद मैंने अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू किया। हाँ ठीक है, मेरी टैली अभी भी नहीं होती बैलेंस शीट, लेकिन ठीक है, बेयर मिनिमम नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। टैक्सेस के लॉ पढ़ता हूँ, जब टैक्स नए बजट आते हैं मैं नए टैक्सेस पढ़ता हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं, जस्ट टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड। सो मुझे व्हाट यू सेड इज राइट, एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी जिम्मेदारी है ये पढ़ना, समझना बेसिक्स को, और सीए जब दे रहा है तो उसको भी, अगर आपका मन ललचाएगा बिकॉज आपको फंड्स का जरूरत है, कैश फ्लो का जरूरत है, लेकिन गो राइट वे। मैं आपको बताता हूँ, जो भी बड़े कंपनीज है ना मेरे क्लाइंट, जो भी जिनका टर्नओवर आई कैन से अबाउ 20 करोड़ है, उसको मैं बड़ा बोलूँगा। तो जिन्होंने सेल्फ मेड लोग हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर किया, दे आर गुड, ओके। तो उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है सर हर चीज़ की। दे नो व्हाट न्यू अमेंडमेंट इज देयर, इसका क्या इम्पैक्ट है,
इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और इसके साथ टैक्स प्लानिंग क्या कर सकते हैं, दे नो, बिकॉज दे नो कि टैक्सेशन इज प्लेइंग वाइटल रोल इन योर दिस थिंग बिजनेस ग्रोथ। तो जो भी है ना, वो उनके साथ मैं बैठता हूँ ना, तो मेरा भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कभी कभी। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे ही लोग ग्रो करते हैं एंड और मैं ईश्वर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप, मैंने पूछा नहीं आपसे, कर हो सकता करते हो, मैं चाहता हूँ कि आप ना बेसिक अकाउंटिंग, अकाउंट्स और टैक्सेशन के क्लासेस लिया करें एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सीखने में इंटरेस्टेड है। नॉट बिकॉज हमको खुद फाइलिंग करनी है, इसलिए कि हमें सही गलत का पता हो, अमेंडमेंट्स क्या हो रहे हैं, या आप तो इतने सारे क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो आप केसेस समझा सकते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर को समझे। और बहुत डिफिकल्ट नहीं, कोई करना नहीं है, हमें कल समझना है ताकि हम सही और गलत में डिफरेंशिएट कर सकें। चेकलिस्ट होना चाहिए। मैं हर क्लाइंट को एक चेकलिस्ट, मैं एमबीए के, आपने जैसे बोला एमबीए के कॉलेजेस में जाता हूँ फॉर एज अ गेस्ट लेक्चर, तो मुझे बोला जाता है कि यार तुम जीएसटी पे आके बात करो, ये मैं बोलता हूँ नहीं, उनको ज़रूरत कोई और है। तो मैं उनको जाके यही समझाता हूँ कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड फाइनेंस। आप में से 50% लोग आगे जाके बिजनेस करोगे तो आपको पता, आप सोचोगे क्या ये मेरा काम, मैं अकाउंटिंग क्यों पढ़ूं। तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे आपने बोला कि व्हाई यू नीड टू नो। और जो लोग एम्प्लॉय होने वाले हैं, जो लोग जॉब करने वाले, आपको भी पता होना चाहिए कि आप आपके और इसका एम्प्लॉयर का फायदा कैसे करा सकते हो। वो यही से आएगा। नहीं, मुझे लगता है कि केवल एमबीए स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है ईश्वर जी, मुझे लगता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ज्यादा जरूरत है। नहीं, सारे एंटरप्रेन्योर जो 5-5, 7-7, 8-8 साल से बिजनेस कर रहे हैं, वो नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, टैक्स में पेनल्टीज लग रही हैं, टैक्स लेट फाइल कर रहे हैं, अकाउंटिंग ठीक नहीं है, साल के एंड में आप सीए को बोलते हो कि सर मेरी फाइल, मतलब ईयर क्लोज हुआ है मार्च में, तब तक आपने एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया है सीए को, और आप 2 महीने बाद लास्ट डेट के 15 दिन पहले सीए को फोन करते हो कि मैं बैंक स्टेटमेंट लेके आता हूँ। उन सब लोगों की भी रिक्वेस्ट है, दे नीड टू लर्न, दिस इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस। मैं कल ही एक सो वी प्रोवाइड पार्ट टाइम अकाउंटेंट फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस, सबको नहीं होता है जिनका टर्नओवर कम है ना, तो ऐसे ही एक से बात कर रहा था। मैं बोला यार पार्ट टाइम अकाउंटेंट रख लो, क्या 5-6 हज़ार रुपये महीने का जाएगा आपका, बट इट विल हेल्प यू। बोले सर क्या ही करूँगा, 2 करोड़ का तो टर्नओवर है। मैं बोला सर अगर आपको अकाउंटेंट सही से अपडेट करके डेटा दे वीकली, और आपका डेटर का जो साइकिल है वो 90 डेज से 60 डेज पे आए, तो 30 डेज में आपके मार्केट में 30 लाख रुपए अटके, उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा। वाह, ये बेसिक चीज है ना। आप अगर अकाउंटिंग टाइमली मेंटेन कर रहे हो तो आप 40-50 रुपए पे करते हो, बट 2 चीजें हैं, एक तो आपका ये कैश फ्लो बढ़ेगा, दूसरी चीज यू आर फ्री, मेंटली यू आर फ्री। आपको फाइनेंस देखना नहीं है, आप किसी को 50,000 रुपए दे के सब करा रहे हो और आप बिजनेस ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। वाह, तो दिस इज हाउ वन शुड थिंक। आई मीन जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, अगर कोई मुझे रिपोर्ट देके प्रॉपर अगर अकाउंटिंग हो, तो मुझे बताया जा सकता है कि प्रोजेक्ट में लॉस और फायदा कितना हुआ। क्योंकि अगर एक कंपनी में 8 या 9, 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं एक साथ में, तो ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सा प्रोजेक्ट लॉस है कौन सा फायदे में है, वो करेक्ट अकाउंटिंग होगा। लेकिन जो अकाउंट की फाइल ही मार्च के बाद सबमिट करता है, वो तो सर ये सीए लोगों में भी होता है। तो कल ही मैं और मेरा पार्टनर लेके बैठे थे, अभी बोला वी आर क्लोज टू जैन, फेब मार्च बचा है, तो लेट्स गिव अ थॉट कि क्या किया है इस साल। हमको समझा, हमने जो नए 6-7 क्लाइंट ऑनबोर्ड किए बड़े बड़े, उसमें हम लॉस में है। तो ये बोला क्लाइंट ऑनबोर्ड हुआ है, टर्नओवर बढ़ा है, प्रॉफिट कैसे हिला नहीं है, बिकॉज जैन में हम लोग इतना मेहनत किए, 6-7 नए क्लाइंट्स, बिकॉज दे आर एमएनसीज, तो उनके लिए बहुत मेहनत। फिर हमको समझा उन्होंने जो मेहनत गया है, जो हमारा स्टाफ गया है, जो हमारा मैनली आर गया है, वो सब अगर निकाल दे तो हमको तो परवड़ ही नहीं रहा है। सिर्फ हमारे लिए बड़े क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हो गए, बोर्ड पे दिख रहा है। बट फिर ये जब आप सोचते हो हर 3 महीने में बैठ के, तो आपको समझते कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो इसके आगे मैं वैसे कंपनी लूंगा तो एक तो हायर कोटेशन पे लूंगा, या फिर मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे समझा है मुझे उसमें कितना टाइम चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अपने खुद के टाइम की वैल्यू भी नहीं समझते। तो वो तो सबसे अंडर मेरा एक सीएफओ है, उसका बहुत फेवरेट सेंटेंस है, कभी जाता हूँ ना मिलने के लिए, तो एक ही चीज बोलता है, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। सर तो बोलेगा नहीं, वी आर अंडर एस्टिमेटिंग आवरसेल्फ। तो ये करते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जब कैलकुलेशंस भी करते हैं, स्पेशली सर्विस सेक्टर में। प्रोडक्ट में तो एटलीस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट निकालनी जरूरी होती है, लेकिन सर्विस में और डिफिकल्ट हो जाता है। हम एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन ओनर, हम अपने टाइम की एक वैल्यू डिफाइन करके प्रोजेक्ट पे लोड नहीं करते, जो करना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट इज व्हाई यू नीड अ गुड सीए हु अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड टेक इट अहेड। अब मैं थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करना चाहूंगा डिस्कशन को।
मैं जितना समझ पाया हूँ बिजनेस को, इवन इफ यू आर परफेक्टली फाइन, आपने सब कुछ अच्छे से किया है, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नोटिस नहीं आएगी। आ सकती है, राइट। फिर भी आ सकती है, लेकिन एटलीस्ट आपने सब कुछ क्लीन रखा है, तो नोटिस आई तो हैंडल करना आसान होता है। देन यू कैन गिव देम आंसर्स एंड यू टेक इट आउट इजीली। सो लेट्स गो टू दैट डिस्कशन कि डू यू फील, बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं, कि सब कुछ ठीक करने के बाद अगर नोटिस आ सकती है क्या, और आई तो किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को पहले से प्रिपेयर करते हो? सर क्या है ना, मैं एक रिसेंट मेरा केस है, सो मैं केसेस क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैं इतने सारे केसेस में डील करता हूँ, तो मेरे पास केसेस बहुत है। तो एक डायरेक्टर के साथ बैठा था, नोटिस आ गई टेबल पे। एक्चुअल नोटिस वाज ऑफ 20 करोड़, हमने उसको कम करके 20-25 लाख रुपीज पे लेके आए। उसमें से भी 20 लाख रुपीज वी आर गोइंग इन अपील, 5 लाख रुपीज आई आस्क्ड देम यू हैव टू पे। तो बंदा रिजिड होके बैठा था कि नहीं आएगा नहीं, हम तो सब सही कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आता कैसे हमारे पास। तो उनको वही एक्सप्लेन किया कि सर आप सिग्नल पे रुके हो, बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ मैं, सिग्नल पे रुके हो, बाय मिस्टेक आप हेलमेट भूल गए घर पे, और सिग्नल पे ट्रैफिक वाला नहीं है, कुछ नहीं है, बट कैमरे ने आपको फोटो ले लिया, तो समवेयर पेनल्टी विल बी देयर। तो ये आपको पकड़ के चलना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स। आप बिजनेस कर रहे हो तो देर इज सम एम्बिग्युइटी कि हाँ आपका, क्योंकि आपका कॉस्ट भी तो मैटर करना पड़ेगा। मैं आपको सब चीजें जब सही करने के लिए बोलूंगा, तो उसके लिए आपको जो कॉस्ट लगेगा, वो कॉस्ट माइट भी डिपार्टमेंट आके आपसे जो रेवेन्यू लेके जाएगी उससे वो बहुत ज्यादा होगा, इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा वो। हाँ। तो मतलब मैं उनको बोला सर मैं आपको बोल दूं ये सब चीजें, आपको 5 लाख रुपए आज भरने के लिए आ रहे हैं 1 साल का, मैं आपको बोल दूं कि सर ये सब सही करने के लिए आपको एक सीए बंदा चाहिए विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको आप 25 लाख रुपए सैलरी दो। आपका 6 साल का पैसा जाता था सर 1.5 करोड़ रुपए, आज आपको 5 लाख रुपए भरना है। तो आप ये मत सोचो कि 5 लाख जा रहे हैं, आप ये सोचो कि आपने बचाया क्या है। तो डिपार्टमेंट जब नोटिस निकालता है ना सर, इन प्रीवियस ईयर्स, मतलब जीएसटी के पहले या फिर 2010 के पहले, जब डिजिटलाइज चीजें हुई नहीं थी, तो सिचुएशन अलग थी। हर एक ऑफिसर था, ऑफिसर के पास कुछ फाइल्स थी, ऑफिसर उसमें से खुद सिलेक्ट कर लेता था कि यार ये मैं सिलेक्ट करूंगा, इसका नोटिस भेजूंगा। अभी पहली बात तो आप डरिए मत, आपको ऑफिसर फोन करेगा नोटिस निकालो, इट इज नॉट इन हिज हैंड्स। गवर्नमेंट अपने से ज्यादा एआई पे गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे गया है। मतलब आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, गवर्नमेंट के पास, यू वोंट बिलीव, हैदराबाद एंड बंगलोर में 2 बड़े हब है जो आपके सोशल प्रोफाइल मॉनिटर कर रहे हैं। आपके जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के फोटोज है वो मॉनिटर हो रहे हैं, डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है, और उसका एक डेटा गैदर कर रहा है कि व्हाट एवर इनकम यू आर ऑफरिंग, उससे कंपेरेटिव आप सोशल मीडिया पे है नहीं। मैं को लगता था मूवीज टाइप है, लेकिन रियली इट इज हैपनिंग इन बेंगलोर एंड हैदराबाद। देयर आर बिग क्लाउड हब्स ऑफ गवर्नमेंट, जो आपकी हर एक चीज एक्टिविटी, आपका ये है सभी रिसेंटली 2 साल पहले आया है, उस पे सर सब चीजें हैं। मतलब गवर्नमेंट, मेरे को कल ये क्लाइंट बोला सर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, मेरे बैंक में अकाउंट ही नहीं है, एआईएस में आ रहा है, एआईएस में आएगा, करेक्ट। तो ये चीजें हैं कि आपको पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग। अभी एआई क्या करता है ना सर, एआई को 30 to 35 पैरामीटर्स दिए कि ये पैरामीटर में अगर केस आता है तो यू सिलेक्ट दैट, एंड ऑफिसर को बोलो कि उसका स्क्रूटिनाइज करने के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट या फिर सर्विस एक्सपोर्ट के लिए अगर बोला जाए तो 5-6 बड़े पॉइंट्स है कि आपका लास्ट ईयर सेल ज्यादा था, इस साल सेल कम है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि फिर आपने सिर्फ बिल्स घुमाए होंगे। दूसरा चीज है आपने एक्सपोर्ट किया है, तो आपको नोटिस आना 90% श्योर है, बिकॉज लोगों को लगता है एक्सपोर्ट हो गया, काम खत्म हो गया। नहीं, गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। तो फंड्स आए कि नहीं गवर्नमेंट वेरीफाई करेगा, हाँ वो फंड्स आए कि नहीं गवर्नमेंट चेक करेगा, आपका 180 डेज में फंड्स आने चाहिए। दूसरी चीज है आपका 2B 3B मैच हो रहा है कि नहीं, वो बहुत बड़ा इशू है फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। मैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ये भी बोलता हूँ कि ठीक है गवर्नमेंट आएगा नहीं आएगा, बट आपका कैश फ्लो भी तो बढ़ता है 2B 3B के रिकंसिलिएशन से। क्योंकि आप बड़े कंपनी में जाओगे तो वहां पे 200 वेंडर्स है, लोग ट्रैक ही नहीं कर रहे, इतना बड़ा उनका लॉस हो रहा है। एक तरफ हम टॉप लाइन बढ़ाने के लिए भागते हैं और नीचे लीकेज है, तो फायदा ही नहीं है। और ऐसे कुछ चीजें हैं जैसे कि आपका कुछ रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग हुआ है, आपका वेरिएशन है इनकम टैक्स में, जीएसटी में, आपका वेरिएशन है पीएफ ईएसआई से एंड जीएसटी में,
तो ये सब चीजें गवर्नमेंट क्लब करके मॉनिटर करता है और फिर उसका एक कॉमन डिस्कशन पे गवर्नमेंट आता है कि ये है क्या, या फिर सर इंडस्ट्री सेगमेंट वाइज भी गवर्नमेंट के पास डेटा है। फॉर एग्जाम्पल यू आर इनटू आरएमसी प्लांट जो रेडी मिक्स कंक्रीट वाला है, उसमें आप हो तो उनको पता है कि इतना इसका टैक्स पेमेंट होना चाहिए। आप इसमें हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हो तो उनको पता है कि हर साल में इसके टर्नओवर का इतना परसेंटेज है जो टैक्स पेमेंट होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट अगर नहीं होता है तो दे विल आस्क यू, चेक्स हैं, गवर्नमेंट का चेक्स है कि उनको पता है उन्होंने एक्ट सेटअप किया तो उनको पता है कि कहाँ पे किसका कितना पेमेंट निकलने वाला है। आप आरसीएम जो है उसमें टैक्स लाइबिलिटी दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो सबसे निगलेक्ट हो रही चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, क्योंकि क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वो लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं फॉरेन, बहुत सारे यूएस, थाईलैंड, बैंकॉक, यहाँ से बहुत सारे ट्रेनिंग्स आ रहे हैं इंडिया में लोगों को जो टॉप लीडरशिप है, तो वो इम्पोर्ट हो गया आपका सर्विस। करेक्ट। उसके ऊपर आरसीएम भरना है जो हम भरते नहीं है, और 4 साल के बाद डिपार्टमेंट आता है उसके ऊपर 18% टैक्स, 18% इंटरेस्ट और 100% पेनल्टी लेके चला जाता है, जो कि अगर हम आज पे करते तो हमको उसका इनपुट भी मिलता, तो हमारा रेवेन्यू लॉस नहीं है आरसीएम पे करना, बट जस्ट बिकॉज हम मिस कर दिए एक कंप्लायंस। हाँ। मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है, और दूसरा मुझे लगता है घबराने की बात नहीं, गवर्नमेंट कितना भी ट्रैक कर ले, जो इंसान ईमानदारी से अच्छे से सब चीजें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो और आप बहुत ईमानदारी से गाड़ी चला रहे हो, सब सही से कर रहे हो, बट आपके पास एक 40 रुपए की पीओसी है जो कि आप निकालना भी चाहते हो बट आपको पता ही नहीं है एक्सपायर हो गई। हाँ, ओके, ये हो सकता है, पॉसिबल है, बट गवर्नमेंट उसको एग्री करेगा नहीं करेगा, वो बोलेगा आप चोर हो 1000 रुपए दे दो। करेक्ट। 1000 रुपए का पेनल्टी है अगर आपके पास पीओसी नहीं। सेम गोज विथ एवरी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट यही सोच के चल रहा है कि सब लोग चोर है, बिकॉज बहुत सारे चोर है, बहुत सारे तो हैं। गवर्नमेंट को पता नहीं है आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन डजंट मैटर। नहीं, लेकिन जितना अच्छे से मैं करूंगा उतना मैं रिप्लाई अच्छे से कर पाऊंगा। नहीं, मैं उस पे आता हूँ कि आप अच्छे से कर रहे हो, आपका इंटेंशन सही है, बट अगर आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है और आपको पता नहीं है कि क्या क्या कंप्लायंसेस आ रही है, सर अनअवेयरनेस इज मोर प्रॉब्लम डेंजरस। यस, तो लोगों को पता ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सर स्क्रैप सेल है, अगर एक चीज मैं उठाऊं स्क्रैप सेल है तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को पता ही नहीं कि स्क्रैप सेल का पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट कितना स्क्रैप सेल, गवर्नमेंट सर मॉनिटर करता है आपके प्रोडक्ट पे। आप अगर ये एक पार्ट बना रहे हो तो गवर्नमेंट को पता है उसका स्क्रैप कितना निकलेगा, क्या रेट से मार्केट में सेल होगा, उस पर जीएसटी कितना आएगा, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है लोगों के लिए स्क्रैप मैटर नहीं कर रहा है, लोग ऐसे पड़ा हुआ है कि इधर तो स्क्रैप, उनका कोई तो एम्प्लॉय जाके बेच रहा है वही पैसे रख रहा है, ऐसे भी हो सकता है। दिस इज जेन्युइन, बट गवर्नमेंट को उसके ऊपर जीएसटी चाहिए। गवर्नमेंट आएगा आपके पास, कैलकुलेट करेगा आपका हर एक कंपोनेंट का वेटेज निकालेगा, उसका रॉ मटेरियल कितना निकलता है, स्क्रैप कितना निकलता है, उसके ऊपर जीएसटी कितना। आप बोलोगे सर मैंने बेचा ही नहीं, आपका प्रॉब्लम है, आपने नहीं बेचा। गवर्नमेंट बोलेगा आपने बेचा है कैश में। गवर्नमेंट इंटेंशन क्यों देखेगा, गवर्नमेंट देखेगा कंप्लायंस सही से हुआ है नहीं हुआ है। सो फॉर गवर्नमेंट कंप्लायंस में इसलिए वी नीड अ वेरी गुड टीम ऑफ सीए एंड इसके लिए आपका इंटेंशन ओके, मैं बिलीव नहीं करता इंटेंशन पे। इंटेंशन सही होना गलत होना मैटर नहीं करता है। आपका इंटेंशन गलत है, कंप्लायंस सही कर रहे हो, मेरे लिए बंदा सही है, इंटेंशन क्या ही करेंगे। इंटेंशन तो सर फैमिली में शादी में मैटर करता है यहाँ पे तो गवर्नमेंट के लिए इंटेंशन मैटर ही नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो आप कंप्लायंस सही करो, आप गलत काम करो, कंप्लायंस सही करो, आपके पास डिपार्टमेंट नहीं आएगा सर, क्योंकि उनके पैरामीटर में आप अटक ही नहीं रहे हो। तो सर यही प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन लोग है ना उनके नोटिस निकल रहे हैं, उनके ज्यादा पास सर ऐसे ऐसे लोग है जो फ्रॉड है पूरे, उनके नोटिस नहीं आ रहे, बिकॉज़ सर उनको पता है कंप्लायंस प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, इतना प्रॉपर्ली कंप्लायंस हो रहा है सर, इतना प्रॉपर्ली कंप्लायंस, और इतने बड़े बड़े जो रैकेट पकड़े जाते हैं, आपने पढ़ा होगा 500 करोड़ का जीएसटी इवेजन कैसे होता है सर। एक केस पकड़ा गया, ऐसे 100 पड़े और जो पकड़े ही नहीं गए, तो वो रोग कंप्लायंस उतना प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं। तो आप कंप्लायंस करो सर, इंटेंशन तो मैटर। आप बिजनेस कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप बोलोगे कि सर अभी ये जो आपने बोला ना बहुत पावरफुल चीज, जो लोग अच्छे इंटेंशन वाले हैं उनको लगता है हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है कुछ चीजों की, इसलिए नहीं हो पा रहा होगा और नोटिस आ जाता है एंड देन वी गेट वरीड, क्योंकि हम तो सब अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं। तो कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए जो बहुत अच्छे लोग हैं जो करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? सर क्या है ना, मैं बोलूंगा नहीं एवरीवन शुड वर्क विद बिग फोर, क्योंकि उनका फीस आपको अफोर्ड नहीं हो पाएगा, ओके। या फिर एवरीवन शुड वर्क विद एक्सपर्ट्स। अभी मैं जो चार्ज करता हूँ, आई चार्ज प्रीमियर
एकदम प्रीमियम फीस चार्ज करता हूँ जो मार्केट में है नहीं। मैं बोलूंगा नहीं सब मेरा फीस अफोर्ड करो, बट सेकंड ओपिनियन लेने में हर्ज क्या है? करेक्ट। आपको अगर कोई बोलता है डायबिटीज है, डायबिटीज तो है ही ना, आप एक डॉक्टर के पास और जाके कंफर्म करके आते हो कि है कि नहीं, नहीं है तो अच्छा है तो ऑलरेडी है ही बोला है ना। तो आप दो लोगों से ओपिनियन ले लो। ये लोग डरते हैं अपना डेटा शेयर करने से। अरे अगर कल डिपार्टमेंट आएगा तो प्रॉब्लम होने वाला है। यू टेक अ सेकंड ओपिनियन। आप एक सो आप जो काम कर रहे हो करते रहो। आपकी अकाउंटिंग टीम है जो नॉर्मल आपका एग्जिस्टिंग सीए जो सिस्टम है चलने सब दो। चलने दो, लेकिन लेकिन सेकंड ओपिनियन आप एक रिव्यू रखो। मैं बोलूंगा कि मैं अभी मेजरली आई वर्क विद कंपनीज जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीए है, सब है। मैं उनको बस सेकंड ओपिनियन देता हूँ या फिर उनके लिटिगेशन हैंडल करता हूँ। जिनको सेकंड ओपिनियन देता हूँ उनके लिटिगेशन नहीं आते, जिनके लिटिगेशन है उनका सेकंड ओपिनियन के लिए केस आ जाता है। ओके, तो आप एग्जिस्टिंग टीम रहने दो। माइट भी आपके सीए ने केस हैंडल ही नहीं किया है ऐसा, आपके कंसल्टेंट आपके अकाउंटिंग टीम में, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है ना। तो जिन्होंने हैंडल किया है आप उनसे एक बार ओपिनियन ले लो कि भाई मेरा सही है। हर सीए की एक्सपर्टीज होती है, राइट, क्योंकि फाइनेंस भी बहुत बड़ा फील्ड है। तो जैसा आप जीएसटी लिटिगेशंस देखते हो, जीएसटी लिटिगेशन इज योर एक्सपर्टीज। तो हो सकता है आपका सीए बाकी काम अच्छा करता है, लेकिन कुछ आगे पीछे हो रहा है या नहीं हो रहा है या सेकंड ओपिनियन ले रहा है, इट्स ऑलवेज टू गो विद एन एक्सपर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एडवाइस। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा सोचने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि यार लोग करेंगे कैसे, करेंगे यही कैसे? होता है। तो मुझे यही समझा कि यार सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए लोगों ने। क्योंकि क्या होता है, अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग का देखता हूँ तो मैं बोलूंगा मैन्युफैक्चरिंग का ओपिनियन मुझसे ले लो। आप कोई बंदा बैठा जो फेमा में काम कर रहा है उससे फेमा का ओपिनियन ले लो। ओपिनियन का कॉस्ट विल बी मच लेस देन योर पेनल्टीज। करेक्ट। ओके, तो एक बार ओपिनियन ले लो, आप उसको कॉस्ट में अज्यूम करो। आप ये समझो मेडिक्लेम निकाल के ही रखते ना, हम कॉस्ट नहीं बोलते उसको। हाँ, तो वो आएगा तो आपको बहुत बड़े काम में आएगा। या फिर कुछ डिसीजंस, बड़े डिसीजंस ले रहे हो आप, क्या होता है ना सर, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको प्रॉब्लम देती है। तो एक HSN कोड अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो आपके बिजनेस का, तो आप पहले ओपिनियन ले लो 2-3 जगह से कि क्या कोड सही होना क्या चाहिए। कोड सही है। क्योंकि अभी मेरे एक बहुत अच्छा केस हुआ, तो कंपनी वाज अंडर प्रिजम्पशन कि मेरा प्रोडक्ट 18% में जा रहा है, जबकि प्रोडक्ट जा रहा था 28% में। 5 साल के बाद डिपार्टमेंट आया तो 10% आउट ऑफ पॉकेट पैसा गया। उसमें पेनल्टी भी लगेगी, पेनल्टी इंटरेस्ट वो लगेगा अलग, बट उनका प्रॉफिट ही था 9-10%। तो और ऑप्शन नहीं है अभी, आप अगर 28% से सामने वाले को बिलिंग करते तो आपको उसका पैसा मिलता 5 साल के बाद, तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो सेकंड ओपिनियन ले लो, या फिर आप रिव्यू रखो, आपके टेबल पे कैलेंडर रखो कि ये एक्स में आई एम डूइंग कंप्लायंसेस, इसका कंप्लायंसेस हुआ है नहीं हुआ है, ये चेकलिस्ट है। आपके जीएसटी के लिए 5 पॉइंट्स बना लो, इनकम टैक्स के लिए 5 पॉइंट्स बना लो, पीएफ के लिए 5 पॉइंट्स बना लो। अभी पीएफ का केस है सर, पीएफ अगर आप 15 इज अ ड्यू डेट, आप 16 को पे करते हो तो इनकम टैक्स में डिसअलाउ होता है जस्ट 1 डे। वो वापस अलाउड ही नहीं होता है जिंदगी में कभी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप निगलेक्ट हो सकती है। मे बी 15 को 14 को आपका पेमेंट वाला बंदा छुट्टी पे है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो आपके पास अगर कैलेंडर है, आपका फोन खो गया, कुछ भी हो सकता है। तो कैलेंडर है तो एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड कि अरे ये चीजें आ रही है, टिक हो रहा है। या फिर आपके टीम में किसी को बोलो कि ये सब टिक करके मुझे दे देना, मुझे रिमाइंडर डाल देना कि ये है, ये पेंडिंग है, ये चीजें हो गई है। वंडरफुल। सो चेकलिस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट गेम प्लान। चेकलिस्ट होना बहुत बहुत चेकलिस्ट, और चेकलिस्ट आप एक्सपर्ट से बना लो कि भाई आप दे दो मेरे बिजनेस के हिसाब से, मैंने क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। आप खुद मत पढ़ते बैठो ना, क्यों टाइम डालना। करेक्ट, मेरा फोकस मेरे बिजनेस पे करना है मुझे। और व्हाट यू सेड इज राइट, नॉट नोइंग द लॉ और फिर मैंने लॉ तोड़ा, तो वो एक केस नहीं बनता कि मेरे को पता ही नहीं था। लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ और रेड सिग्नल पे मुझे तो पता है रेड पे गाड़ी रोकनी चाहिए। दैट इज माय प्रॉब्लम, दैट्स नॉट प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज बेसिकली सेटअप। सो हमको कंप्लायंस फॉलो करने हैं, हमको चेकलिस्ट रखना है, और स्पेसिफिकली जो लोग अच्छे इंटेंशन वाले हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं पे हम मिस्टेक करते हैं। क्योंकि जो फ्रॉड करते हैं उसको तो पता है मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो ऑटोमेटिकली 5 लोगों से एडवाइस लेता ही कि उसको पकड़ा नहीं जाना है। सो इज मोर अलर्ट, बट आइडियली एवरीवन शुड बी अलर्ट। अलर्ट सबको रहना। हाँ, मतलब अच्छे इंटेंशन वालों ने ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। जो चोर है उसको गया सब, तो उसका फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो बैठा ही है, खून पसीने की मेहनत की कमाई नहीं है उसको फर्क। लेकिन यहाँ पे क्या ना, मुझको बुरा लगता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से यू आर पेइंग lakhs of rupees टू गवर्नमेंट, और जो कि ऑफिसर को भी पता है यार
क्यों ही दे रहा है बंदा पैसा अभी, लेकिन उनके पास ऑथोरिटी नहीं है। तो थोड़ा बात करते हैं कि अभी इस एरा में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद है अगर हम बात करें 10 साल पहले की, तो उस समय पे मैनुअल चीज़ें थी, फाइल्स जाती थी और टैक्सेस भी बहुत सारे होते थे। आपका ऑक्ट्राई था, वैट था, फिर आपका एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, मल्टीपल टैक्सेस होते थे, उसमें भी इंटर स्टेट और इन स्टेट बहुत झंझट था। तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास जाया करते थे। अभी आ गया जीएसटी विच इज़ अ सिंगल टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। सो थोड़ा कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ेगा, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम एंड न्यू टैक्सेशन सिस्टम। एज एन एक्सपर्ट थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। सर, लोगों को निगेटिव ओपिनियन है इस बारे में कि यार जीएसटी आ गया, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, बट वो लोग अच्छे से सोच नहीं रहे कि उनका जिंदगी कितना आसान हो गया। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, टू बी सबको पता है अभी कि टू बी में क्या हो रहा है, अपना क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज आपको पता चल रहा है कि आपको क्रेडिट किसका आया किसका नहीं आया। यही वैट रिजिम में अगर जाते ना सर, तो 6 साल बाद नोटिस आता था J1 J2 मिसमैच बोलते। करेक्ट, मुझे याद है क्योंकि मेरे को भी आए हैं कि वो पुराने वाले बिजनेस में वो इतना मेंटल हैरेसमेंट होता था ना, फिर वो वेंडर्स, आपका लिफ्ट का वेंडर है जो आपको जिंदगी में वापस मिलेगा ही नहीं, तो उसके पास जाओ, उसका लेजर कंफर्मेशन लो, उससे एक फॉर्म भरवा लो। आज आपको क्या है, इंस्टेंट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट इज मेकिंग योर लाइफ इजी और उनका लाइफ और आसान कर रही है। बट हो क्या रहा है ना, लोगों को बस ये दिख रहा है कि चीजें सब गवर्नमेंट को पता चल रही है, हमको भी तो पता चल रही है, वो पॉजिटिव पॉइंट है। गवर्नमेंट को पता चल रही है, फाइन, बट जो लोग गुड इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल ये है कि हमको भी पता है कि आज हमारा प्रॉब्लम क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें, मतलब अगर एक्सेस फाइल हुआ है, एक्सेस गए क्योंकि टैक्सेस कटे हैं, टीडीएस कटा है, तो हफ्ते 10 दिन में आ जाता है। पहले मुझे याद है 6-8 महीने लगते थे आने में। कुछ बार तो सर डिपार्टमेंट में चक्कर 1 करोड़ के ऊपर के जो रिफंड होते थे ना, हम डिपार्टमेंट में मतलब ऐसे होता था 8-8 महीने 10-10 महीने बैठे हैं, फिर भी रिफंड नहीं आ रहा है। अभी डजंट मैटर आपका अमाउंट कितना है, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है। तो इट इज बेनिफिशियल। अभी आप गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है, टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रही है, आप उसका हेल्प लेके कैसे। सी, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जो निगेटिव ही बोलेंगे, और एक जो पॉजिटिव है। अगर आपका फोकस आपके बिजनेस पे, तो फिर क्यों ही सोचना है, जो है उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं, जो है उसका कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं और एक केस बोलूँगा, मेरा एक मेडिकल लाइन में ही क्लाइंट है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे ही हुआ, बहुत बार हमारा बात हुआ, हर बार ये यार बहुत प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ऐसे कर रहा है, वेंडर ऐसे कर रहा है, कंपटीशन इतना है मार्केट में। तो मैं उसको एक एग्जांपल दिया, बोला आज आप एक जो स्विंग मशीन है वो किसी के मतलब गरीब के घर में है, यही 1950s में राजा महाराजाओं ने संभाल के रखी है। अगर आप राजस्थान जाओगे तो उन्होंने वहां पे संभाल के रखी है एज अ प्रिविलेज, कि हमारे पास थी तभी। तो इतना डेवलपमेंट हुआ है, आप इतने अच्छे जनरेशन पे आए हो कि आपको सब चीजें प्रिविलेज मिल रही है, आप कंपटीशन नहीं है, आपको ग्लोबल एक्सेस मिल रहा है, वो सोचो। तो आप गवर्नमेंट आपको यहाँ पे चाकन में मर्सिडीज का प्लान दे रहा है, जो कि आपको अगर 40-50 साल पहले उसको वेंडर बनना था उसका, तो आपको कहीं और जाना पड़ता था। करेक्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे कल्याणी मिल रहा है, आपको यहाँ पे भारत फोर्ज मिल रहा है, आपको हर एक कंपनी पूना में मिल रहा है सर, बाकी तो दूर की बात है। तो इतना प्रिविलेज है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके क्या कर सकते हैं उसका सोचना चाहिए। और एक चीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहा है अदर देन पुणे एंड मुंबई रीजन, 50, 60, 70, 80% सब्सिडीज है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हो। टोटल कॉस्ट के 80% इंक्लूडिंग लैंड वगैरह, गवर्नमेंट इतने अच्छे पैसे आपको सब्सिडी बोल के दे रहा है। तो यू आर नॉट अवेलिंग दैट ऑफर ना, आप सोच नहीं रहे हो, आप बस प्रोक्रास्टिनेट करने पे लगे हो, आप नेगेटिव बात करने पे लगे हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसका सपोर्ट लेके कैसे ग्रो करती है, वही कंपनी रिलायंस वैसे ही बनी ना सर। बड़ी कंपनी बड़े से दे हैव राइट इन्फॉर्मेशन। तो अभी एंटरप्रेन्योर जो है उसको तो बहुत कम होते हैं, तो ये सब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए? सर उसको है ना अपने कंसल्टेंट से वीकली मंथली कॉल सेटअप करना चाहिए कि दिस इज व्हाट माय प्लान इज। उसके लिए प्रोजेक्शंस बनाएंगे उसके साथ बैठ के। बहुत सारे लोग खुद से खुद करने की कोशिश करते, सीईओ को पता ही नहीं होता। प्लांट इनकॉर्पोरेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, फिर सीईओ को पता है अरे सर ने नया स्टार्ट कर दिया। आप खुद से क्यों कर रहे हो, आप पहले कंसल्टेशन लो। ही इज पार्ट ऑफ अ टीम, उसे हर चीज डिस्कस करना चाहिए। ही इज पार्ट ऑफ योर ग्रोथ जर्नी। तो आपका एक स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, आपका कब पैसा आएगा, कितना आएगा, इक्विटी आएगा, डेट आएगा, क्या होगा। ये आप क्या है ना, खुद से खुद जाके फिर कोई ऐसे है जो 24% से लोन दे रहा है उससे लोन उठा लिए,
करेक्ट। क्योंकि प्लान ही नहीं है, आपको पता नहीं, कोई तो डीएसए मिला, डीएसए के साथ तो उसने बोला डीएसए को तो क्या है, प्रोडक्ट चिपकाना है, चिपका दिया। तो ये मत करो आप मैं सजेस्ट करता हूँ कि यू सेट अ मीटिंग विथ योर कंसल्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो। नहीं करना है तो फिर तो चल ही रहा है, ग्रो करना है तो आप जाओ, मिलो, उसका टाइम निकालो, 2 लोगों से बात करो कि क्या ग्रोथ के लिए क्या कर सकता हूँ, कब किसको इन्वॉल्व कर सकता हूँ, तो फिर ग्रोथ जर्नी आपकी बहुत आसान रहेगी। सो अगर हम 5 गुड प्रैक्टिसेस देना चाहें फॉर एन एंटरप्रेन्योर लिस्टिंग टू अस, क्योंकि हम उनको डराना नहीं चाहते, हमें बता देते हैं कि ठीक तरीके से ठीक चीजें होती हैं। तो 5 गुड प्रैक्टिसेस बोले तो पहला हमने बोला कि यू नीड टू हैव अ गुड कंसल्टेंट विथ यू, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हु इज there. Second, you should always also have a team of experts who are second opinion, जो आपको second opinion दे सके। क्योंकि आपका कंसल्टेंट शायद सब कुछ जानता होगा, सब करेगा, लेकिन वो हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको सेकंड ओपिनियन लेने के लिए टीम होनी चाहिए। तीसरा, जो भी आप काम करते हैं उनकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास में, जो चेकलिस्ट पूरी टीम को पता होनी चाहिए, जो रिमाइंडर बेस होनी चाहिए, ताकि आप कोई डेट मिस ना करें। ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट हो गया, जब भी आप कोई ग्रोथ प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप नया प्लांट लो रहे हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं, एनीथिंग, तो आपको डेफिनेटली एक एडवाइस अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ भी लेनी चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक डिस्कशन। और 5वां पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ बाई मंथली मीटिंग जस्ट फॉर चिट चैटिंग विथ योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट सीए, जस्ट कीप अपडेट, बताओ क्या कर रहे हो, कि अच्छा उसको ध्यान में रहना बहुत जरूरी चीज है। सो ये 5 पॉइंट जो मुझे एसेंस लगे, ये ध्यान रखनी जरूरी है। इफ यू वांट टू ऐड 1 और 2 एज एन एक पॉइंट मैं बोलूंगा कि आप जो प्लान कर रहे हो, जैसे बोला प्लान करना है, तो ये अभी नहीं होना चाहिए, 3 साल पहले होना चाहिए। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके लॉन्ग टर्म प्लान, अगर आपको लिस्ट करनी है आपकी कंपनी, तो आपको 5 साल पहले पता होना चाहिए मेरे को लिस्ट करनी है कंपनी। अगर आपको फंड्स उठाने हैं, अगर आपको एक्सपेंशन करना है, तो आपको 3 साल पहले पता होना चाहिए कि आपको एक्सपेंशन करना है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सेव योर लॉट ऑफ मनी। आप क्या है ना, आपको कल लगता है जरूरत, तो 3 महीने में मेरे को स्टार्ट करना है, तो आप जैसे कैसे जिधर से पैसे मिलेंगे उधर से आग लगने पे कुआं खोदने वाला हालत तो वो सर प्रॉब्लम हो जाता है। सो प्लानिंग हैज टू बी डन। मैं रिकमेंड ये करूंगा आफ्टर लिस्टिंग टू यू कि एटलीस्ट 5 इयर्स का लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान हमारे लीडरशिप टीम के साथ और विद फाइनेंशियल कंसल्टेंट होना चाहिए। ही शुड बी अवेयर कि 4 साल बाद हमारा ये प्लान का प्लान है, या हम आईपीओ, इवन एमएससी में आईपीओ आजकल बहुत पॉपुलर हो गए, आईपीओ में जाना है हमें 5 साल बाद, तो उसके लिए ब्रांडिंग पे काम करना है या एक्सपेंशन पे काम करना है। दैट्स हाउ कंपनीज बिकम वेरी बिग, राइट। और 7 पॉइंट अगर हम बोलना चाहे तो डोंट गेट मच मोर इन्वॉल्व इन दैट आल्सो। ओके, तो ये भी एक रीजन ये है, एक रीजन है ऐसे लोग पता है कि जो काम 10,000 में कोई तो रख के हो सकता है, उस काम में खुद एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व है। सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। हाँ, फोकस ऑन योर सेल इज योर कोर एरिया। ऑपरेशंस, जिस चीज से बैंक आपके अकाउंट में पैसा आता है, आपका उस एक्टिविटी पे फोकस होना चाहिए। और बाकी जो मेंटेनेंस कंप्लायंस है, हायर पीपल, डेलीगेट, यू जस्ट हैव चेकलिस्ट, उनको आप मॉनिटर करो। आप खुद मत बैठो एक्सेल में कुछ टाइप करके कि मैं टैली सीखूंगा, मैं टैली में डेटा डालूंगा। है मेरे पास इतने अच्छे स्मार्ट लोग हैं ना, वो खुद में बोला क्या कर रहे हो सर, जान दो ना, लाख रुपए साल के, इतने पैसे कमा रहे हो, ऊपर लेके जाओगे। उसके लिए आप हैरेसमेंट खुद का करके ले रहे हो। और वही टाइम अगर मैं सेल्स पे लगाऊं, मेरे मेन कोर प्रोडक्ट पे लगाऊं, तो मत लगाओ, सो जाओ घर पे जाके, सो जाओ, चलो हाँ, रेस्ट करो, स्ट्रेस कम करो लाइफ में, बैडमिंटन खेलो, ट्रैकिंग करो, कुछ करो लाइफ में, कुछ करो, तो बी मोर हैप्पियर। यस, बिकॉज व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट, व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस फर्स्ट टाइम, मैं फ्रीडम चाहता था लाइफ में। मैं चाहता था कि मैं फ्री हो सकूं, फ्री कहाँ हो सकूं, फ्री हो सकूं कुछ भी खरीदने के लिए, ताकि मुझे ये सोचना ना पड़े कि बजट बनाना पड़ेगा। दैट वाज वन रीजन आई स्टार्ट माय बिजनेस। सेकंड वाज फ्रीडम ऑफ टाइम। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ना यार मैं अपने टाइम डिसाइड कर सकूं, आज मेरा काम करने का मन या नहीं। तीसरा मेरा था कि मुझे मंडे ब्लूज नहीं चाहिए थे। मैं चाहता था कि मैं अगर 7 दिन भी काम करूँ, मुझे मजा आना चाहिए। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। एंड अगर अचानक से भगवान आके बोले चल तेरा टाइम हो गया था ना, थैंक यू, बस हो गया, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। मैं आई लिव्ड माई लाइफ टू फुलेस्ट। तो मुझे फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन जब मैंने पहला बिजनेस स्टार्ट किया, मैं स्लेव बन गया, मैं अपने ही बिजनेस का नौकर हो गया। और जब मैं पहले नौकरी करता था, वर्ड नौकरी नौकर से ही आता है, जब मैं पहले नौकरी करता था कम से कम सैलरी मिलती थी मुझे। जब मैं अपने बिजनेस में नौकरी कर रहा था, स्लेव बन गया था, तो पैसा भी नहीं मिलता था, क्योंकि पहले वेंडर को देना है, फिर एम्प्लॉयज को देना है, फिर बचा अगर किस्मत से तो मेरे को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर सीखा कि नहीं ये सही तरीका नहीं है, एंड यू ग्रो।
एंड देन टुडे आई एम फ्री. सो फ्रीडम अगर लाइफ में चाहिए तो डेफिनेटली आपको डेलीगेट एंड आउटसोर्स टू एक्सपर्ट्स करना है. और मेरे को चेकलिस्ट चाहिए और मुझे ध्यान ये रखना है कि जो कोर एक्टिविटी है जहाँ से कंपनी को पैसा आता है दैट हैज टू बी फुल्ली अलर्ट, वहाँ देना है. बाकी यू हैव अ गुड टीम टू हैंडल, लेट देम हैंडल इट. सो मैं रिसेंटली कहीं तो पढ़ा, तो ग्रो करने की ज़िंदगी में एक ही तरीका है. यू नीड टू हैव प्रोडक्ट, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर मार्केट एंड यू नीड टू डू मार्केटिंग. बात खत्म. आप प्रोडक्ट पहले डेवलप करो, लोग पहले मार्केटिंग पे चले जाते हैं. कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, ये करना है वो करना है, बहुत बड़ी बड़ी बात. भाई बोला प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है क्या? उतना वो प्रोडक्ट तो चेक करो प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है क्या. प्रोडक्ट 10 लोगों पे पहले ट्रायल एरर करो. सक्सेसफुल है प्रोडक्ट, गो मार्केट आइडेंटिफाई करो, मार्केटिंग करो. प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते हो ना, इसके लिए प्रॉब्लम होता है कि आप डे टू डे ऑपरेशंस में फंस जाते हो. आपको प्रोडक्ट डेवलप नहीं है. आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन होना चाहिए, SOPs होने आपको चाहिए. एसओपीज होने चाहिए. अभी दो आई एम इनटू एक्सपर्ट लाइन, मतलब बहुत सारे मेरे सीए दोस्तों को लगता है कि यार मैं नहीं रहूंगा तो क्लाइंट का नुकसान होगा, बिकॉज एसओपीज डेवलप नहीं है. मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ सर. मेरा एक दोस्त है, ही इज फ्रॉम इंदौर. ओके, ही इज इनटू प्रोजेक्ट फंडिंग. सीए में रिपोर्ट बनाना सीए के लिए सबसे डिफिकल्ट काम होता है. उसको लगता है मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं. यू वोंट बिलीव, ही वर्क विथ ओनली 20 CR एंड अबव प्रोजेक्ट फंड. ओके, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो कभी भी नहीं बनाता है. उसके पास टीम है, ये सुबह बने. कोई भी बीकॉम वाला बंदा ले लो, कोई भी ले लो, वो बना के उसको दे देगा. उसको 34 स्टेप्स बनाया उसने, ये स्टेप्स फॉलो करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी हो जाएगा. देखो उसने जब बनाया वो एसओपी, जब हमने बात किया तो बहुत ये बिजी चल रहा था, क्योंकि सीए में रिपोर्ट बना रहा है. ये सब डिफाइन कर लिए, उसका जिंदगी का 80% टाइम फ्री हो गया. एंड ही कैन डू बेटर थिंग्स इन तो लाइफ. अभी प्रोडक्ट डेवलप हो गया, अभी सिर्फ मार्केटिंग करना है ना, तो प्रोडक्ट डेवलप करो आप. वंडरफुल. प्रोडक्ट डेवलप करो, मार्केट ढूंढो एंड मार्केटिंग Marketing करो, करो. एंड थोड़ा टेस्टिंग कर लो बिफोर यू डू अ बिग मार्केटिंग. प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेस्ट प्रोडक्ट तो टेस्ट. कल किसी ने मेरे को फोन किया, बोले आई वांट टू हैव 100 क्लाइंट्स ऑफ दिस थिंग. मैंने एक क्लाइंट हैंडल किया है. बोला भाई डायरेक्ट मार्केटिंग में पहुंच गया तू, एक ही किया है ना, 5 ऑनबोर्ड कर, 5 के साथ ट्रायल एरर कर, हो गया. तो 100 लाना बहुत आसान है, बट साथ में अगर 100 आए तेरे पास, प्रोडक्ट डेवलप नहीं है, मर जाएगा. करेक्ट. मर जाएगा, क्योंकि एसओपीज ही नहीं है ना. हर एक चीज यू नीड टू डिफाइन करना जरूरी है, नहीं तो यू बिकम अ स्लेव. यस हमको फ्री होना है, यस. फ्रीडम चाहिए. दैट इज ऑल. सो व्हेन यू गेट फ्री, आप जब फ्री होते हो तो व्हाट आर योर हॉबीज, आप क्या करते हैं? तो आई लाइक रीडिंग. रीडिंग. मुझे बहुत बहुत मजा आता है. बुक्स, मेरे ऑफिस में भी आपकी तरह ही बहुत सारे बुक्स पढ़े. तो 2-3 फेवरेट बुक्स फॉर ऑडियंस. बुक्स सर, आपके शायद फेवरेट उनको पसंद आए वो पढ़ ले. हाँ, मुझे मैं सबको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट. कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो वंडरफुल. वो बुक का मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है. फिर सीक्रेट, बट ऑब्वियस सीक्रेट इज डेफिनेटली सीक्रेट, बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल फैमिली. मुझे ये आज जो है, कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में था, बट भरोसा था नहीं. तो मेरा एक दोस्त था जो हर सुबह हॉस्टल पे 1.5 घंटे का सीक्रेट का एक यूट्यूब पे वीडियो है, तो लगा के हर सुबह बैठने का, सुनने का. तो कहीं ना कहीं वो सुनते गया, ये स्टार्टेड वर्किंग कि हाँ, यू हैव टू हैव विजन. यूनिवर्स को बोलना है आपको, ये काम करेगा आपका. 100% वो होता है. मतलब कहीं ना कहीं मैंने कभी ना कभी सोचा था यार, मेरा एक स्टोरी होना चाहिए, एक बुक में कहीं तो लिखा हुआ. काम कर रहा है. काम कर रहा है, ये चीजें काम करती है. सो पहला आपने बोला कंपाउंडिंग इफेक्ट, देन द सीक्रेट. एक बुक और 3 बुक्स. और फिर ये हो गया पर्सनल इसका. फिर आई विल सजेस्ट यू टू रीड दुर्योधन. ओके, ये मैंने नहीं पढ़ी. आई वांट टू, बाकी दोनों पढ़ी हुई है मेरी. आई विल आल्सो. तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन रामायण एंड महाभारत. मुझे बहुत पसंद आता है. और उसमें सबसे बेस्ट बुक अगर लगी होगी ना, क्योंकि हम दुर्योधन का अभी तक सिर्फ विलन, उसका पर्सपेक्टिव समझा ही नहीं कभी. तो उसका जो फ्रंट कवर है वो मराठी में है बुक, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आई डोंट नो. तो उसका जो कवर पेज है, उस पे जो लिखा होता है ना, उसमें लिखा है कि आई एम अ किंग. और अगर एक राजा 5 गांव नहीं 1 इंच भी दे दे किसी को, तो राजा क्या. मेरा अगर साम्राज्य है, उसमें से मैं 1 इंच भी किसी को दान करूं, तो फिर मैं क्या ही राजा बन के कर रहा हूं, मैं तो साधु हो गया. तो मेरे नैतिकता में वो बैठता नहीं, मैं 5 गांव नहीं दूंगा. उसको भी पता था वो जो हुआ वो गलत था, लेकिन वो बहुत अच्छे से लिखा है जो राइटर ने. हाँ, जिस चेयर पे वो बैठा है उसका सम्मान करना जरूरी है उसे. तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को एक बुक. वंडरफुल. सो 3 बुक हैं.
वंडरफुल। Yes. अभी कौन सी करंट बुक पढ़ रहे हैं आप? अभी सर करंटली है ना एक थिंक बिग बुक है, तो वो मेरे को अच्छी लगी Think Big? हाँ, थिंक बिग, तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी चल रहा है, तो वो भी बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है? और मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, वो भी था। थिंक अच्छा, बिग बोल के अच्छा, Think Big हाँ, अलग ही थिंक किताब है। बिग, थिंक स्लो एंड बिग ऐसे कुछ तो है। हाँ, थिंक स्लो एंड थिंक बिग ऐसा बुक है, Wonderful. तो दैट इज गुड। So that's the current हाँ। reading. Other than reading, what else you do? ट्रेकिंग। अच्छा, trekking. हाँ, ट्रेकिंग, आई लव ट्रेकिंग। अभी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में थोड़ा सा ये सुपिस सेट हो रहे, तो हाँ, बट देयर वाज अ टाइम कि हम लोग हर संडे को ट्रेक करते थे। कौन कौन से ट्रैक्स किए हैं आप? सर ऑलमोस्ट मतलब शिवाजी महाराज के हाँ, महाराष्ट्र तो famous में है। हाँ 300 प्लस फोर्ट्स है, उसमें से 100 प्लस हुए होंगे। 100 प्लस फोर्ट्स हाँ, किए हमने? वाओ। वो हुए होंगे। और इन हिमालय भी हमने केदारकंठ किया है, वैली फ्लावर किया है, तो केदारकंठ में हिमालय में भी 1-2 ट्रेक्स किए है, तो अभी वहां पे ही ट्रेक बढ़ाएंगे। अभी प्लान तो वही है। उस टाइम पे पैसा नहीं था तो महाराष्ट्र में हो रहे थे, अभी है तो वो करेंगे। हिमालय इज ब्यूटीफुल, Yes. ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ का वाइब्स और कोल्ड एंड वाइब्स हार्श है। तो है, ट्रेकिंग में क्या है ना, आपको समझता है ये जिंदगी है, तो फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में ट्रेक का तो एक्सपीरियंस अलग होता है। फर्स्ट टाइम हम केदारकंठा गए, हाई अल्टीट्यूड पे, वहाँ पे जो बर्फ, और एकदम खराब सीजन में गए हम लोग, मतलब उसी दिन बहुत ज्यादा बर्फ आ रही थी। snowfall हम हुआ। फर्स्ट यहाँ पे टेंट में सो रहे हम लोग, ऊपर से बर्फ, नीचे बर्फ पे सो रहे, सब तरफ से बर्फ, हिल नहीं रहा है कोई, तो सब दोस्तों की हालत खराब हुई है। वहां पे आप एक्सप्लोर करते हो खुद को, और फिर एडवेंचरस एक्टिविटीज तो करनी चाहिए। विश्वास नांगरे पाटिल आपने सुना हाँ, है, तो मिला उन्होंने मुझसे। बहुत पहले, मतलब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, उन्होंने बोला था आपके पास 50 लिस्ट रेडी होनी चाहिए जिसके लिए आप जी रहे हो, और आपने वो नहीं की ना यंग एज में, तो क्या ही जी लिए। जैसे कि स्काई डाइविंग हो गया, जैसे कि बंजी जंपिंग हो गया, बाइक राइड ये- हो गया, लेगा बाइक हाँ, famous है ये लेह लद्दाख का। चीजें हैं जो करनी चाहिए। उसमें से कुछ चीजें की है, कुछ बाकी है, वो करेंगे। Wonderful, wonderful. So you are enjoying what you're doing? लॉट। तो मैं बोलूँगा, आपने जो बोला सेम, आई एम ऑन सेम लाइन, कि मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैं जिंदगी जिया नहीं हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ एट फुलेस्ट। जो है ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाकू बन के बैठा हूँ मैंने बहुत सारी चीजें की, बहुत क्योंकि सारे सीए तो बहुत डिफिकल्ट हाँ, पढ़ाई ऐसे है। है। तो मैं बाय चांस, मेरे को ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत स्टडीज नहीं, मैं बाय चांस हुआ, ऐसे ही लोगों को बोलता हूँ मैं, तो हो गया, बस होना था, डेस्टिनी में लिखा था। बट उसके साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मतलब- बिजनेस ओनर को जीएसटी के लिटिगेशन से बाहर निकालना था, इसलिए हाँ, हो उसके गया। लिए हुआ होगा। तो मुझे जाके स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं ट्राई करता हूँ कि कॉलेजेस में जाके गेस्ट लेक्चर बनूं, गेस्ट लेक्चर दूं, स्टूडेंट्स को एम्पावर करूं। राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ 5 to 10 स्टूडेंट्स, कि उनको हेल्प कर रहा हूँ इन देयर ग्रोथ जर्नी, कि आप कैसे हो सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट आई लव। आपका पर्सनल और प्रोफेशनल मिशन ऑफ लाइफ कुछ ऐसे डिसाइड किया आपने? प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो वी वांट टू हेल्प एटलीस्ट 100 बिजनेस ओनर्स, कि वो थोड़ा सा ग्रो करे जिंदगी में, जो उन्होंने सोचा नहीं था। मैं, मेरे पास क्लाइंट आता तो पहले यही सोचता कि भाई तेरा विजन क्या है, तेरा विजन नहीं है तो आई डोंट वांट, मैं उसको ऑन बोर्ड नहीं करता हूँ। अगर तुम हो 2 करोड़ की जिंदगी में रहने वाले हो, तो ना मैं पैसा कमाऊंगा ना आप कमाओगे, बात खत्म। ग्रोथ है तो, और एटलीस्ट 15 कंपनीज को हम लिस्टेड करने का प्लान कर रहे हैं। वंडरफुल। उसमें से 2-3 कंपनीज के साथ काम चालू किया है, 2 साल के बाद उसको लिस्टिंग तक लेके जाएंगे, प्राइवेट इक्विटी के स्टेज पे लाया है उनको, तो वहाँ से लिस्टिंग तक लेके जाएंगे। एंड इन पर्सनल दिस थिंग, आई वांट टू हेल्प एटलीस्ट 200 स्टूडेंट्स, कि हाँ, अभी मुझे कहीं ना कहीं से, आई एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, किसी ना किसी ने बोला सीए करो, किसी ना किसी ने अपॉर्चुनिटी दिया टू बिकम पार्ट ऑफ वन फर्म, जहाँ पे मैं लिटिगेशन सीखा। तो अपॉर्चुनिटी मिलना रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट है सर, लाइक पुणे में, मुंबई में, क्योंकि क्या होता है ना, कहीं ना कहीं इंग्लिश नहीं आती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, गरीबी की वजह से कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, एक्सपोजर नहीं मिला, एक्सपोजर नहीं पता है, और फिर कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है। पुणे में आने के बाद सब हाई फंडू लोग दिखते हैं। जब लोगों के सपने पूरे होने से हमारे सपने पूरे होते हैं, तो वो तो वंडरफुल प्रोफेशन है और ब्लेसिंग है लाइफ की। और एनी लास्ट कंक्लूडिंग थॉट फॉर द व्यूअर्स? कंक्लूडिंग थॉट यही है सर कि सी, इफ यू वांट टू ग्रो बिग, आप बुक्स क्लीन रखो। मैं सीए के एंगल से बताऊंगा, सीए या फिर मैं पर्सनल लाइफ में भी आई बिलीव इन द सेम थिंग, कि आप अच्छा करो,
अच्छा होगा आपके साथ, यही मेरा मानना है। अच्छा करते रहो, अच्छा होगा। अगर आप किसी के कुछ कुछ मुझे पता है जो लोग अभी मेरे क्लाइंट नहीं है, एम्प्लॉय छोड़ के गया, उसके 6-6 महीने पेमेंट नहीं निकाल रहे थे, तो सी यू आर What goes around comes around. कम्स अराउंड। तो आप बैठे हो, एक आपको अगर मैं मेरे वाइफ को बहुत बार ये चीज बोलता हूँ, भगवान ने ना ऊपर हाथ दिखाया है, तो यही भगवान को दिखाओ कि आई एम कैलिबर, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। भगवान अगर बोल देना तू ये दे के नहीं कर रहा है, तो भगवान ये हाथ करने में टाइम नहीं लगाएगा। बराबर, ले तो लिया। अपने पास है, अपने पास कार है, किसी को चाहिए दे दो। आपके पास पैसा है, किसी को थोड़े दिन के लिए चाहिए दे दो। आप किसी को हेल्प कर सकते हो, करो, नहीं तो भगवान बोलेगा फिर तू यार देने के इसमें तो है नहीं, लेने की इसमें आ जा। तो लेने की इसमें आओगे तो फिर तो क्या ही है। तो जो लोग है आज आप, और हर एक जन होता है कि आप आज थोड़ा थोड़ा करके किसी को हेल्प कर सकते हो, तो आप हेल्प करो अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हो। हाँ, आप बिजनेस ओनर हो, आप आपकी कंपनी में लोगों को सैलरी टाइम पे दो, वेंडर का पैसा बस टाइम इतना पे ही दो, करो, उतना ही करो तो भी सर अच्छी इतना ही करो, उनके ब्लेसिंग्स आएंगे। उनको पता है कि मेरा घर तुम्हारी वजह से चल रहा है, वेंडर के भी बच्चे वो हैं, ब्लेसिंग्स employees देंगे के सर। बच्चे हैं। आप उनका पैसा 1 तारीख की जगह 15 तारीख पे दे रहे हो, Unnecessary तो फिर सर वो आपको ग्रो नहीं कर होने देगा, बिकॉज सीक्रेट कहीं ना कहीं काम करता है। लोगों के ब्लेसिंग्स ही आपको ऊपर लेके जाएंगे। मैंने बहुत सीखा। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी, जो मुझे लगता था गुड इंटेंशन मैटर्स, बट yes it matters a lot in the law of karma, but it doesn't matter in the law of departments. Agree. डिपार्टमेंट के लिए compliance important है, intention yes. important नहीं है। Yes. So it's a big learning and I think हमारे viewers ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। And thank you for sharing lot of experience, litigation, GST, taxation। और लोगों को जो डर लग रहा था, डरने की बात नहीं, क्योंकि हमने 7 पॉइंट का चेक दे दिया है कि अगर आपको सब कुछ ठीक रखना है तो कौन सी 7 चीज़ें ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से पीपल विल ग्रो अ लॉट and help the world back. Thank you very much, Thank you for sir. joining Thank you for inviting and thank you for giving opportunity. आप दे रहे हो, वापस आएगा। Givers gain again. Givers So gain, yes. somewhere you are trusting the process कि चलो कुछ ना कुछ करते सबको लेके। If you help others to grow, you are going. मेरे सपने तभी पूरे होते हैं जब दूसरों के सपने हाँ, पूरे तो होते हैं। जब दूसरे मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूँ। you are motivating some people to do something in their life. That is what मैं मतलब जब आपको फर्स्ट टाइम मिला तो मेरा यही था कि यार हाँ, ये किसी को अगर आप मोटिवेट कर दिए ना सर, एक की जिंदगी में बदलाव आ गया तो जिंदगी सफल है। जिंदगी तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू। कैसा लगा आपको आज का टैक्सेशन का डिस्कशन सुन के? मज़ा आया? थोड़ा डर लगा? डरने की बात नहीं है। मैंने ईश्वर यादव जी से डिस्कस करके उनसे रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारे व्यूअर जो इसे देख रहे हैं, ना ही पुणे में बट महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे विल रीच यू आउट। तो इनकी जो कंपनी है, इनका नाम है KYM एसोसिएट। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। एनी GST इशू यू हैव, लिटिगेशन यू हैव, यू कैन रीच आउट टू हिम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, हमको कभी लिटिगेशन में नहीं जाना है। उसके लिए हमारे जो चेकलिस्ट हैं, जो इनका प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। और यू कैन रीच आउट टू हिम, ही विल हेल्प यू सेट अप द प्रोसेस वेल, ताकि तकलीफ ना हो। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने सीखी, उसके नोट्स बनाइए। हमने 7 पॉइंट्स दिए हैं इस पॉडकास्ट में, जिसमें आपको वो 7 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो यू विल बी वेरी वेरी पावरफुल इन फाइनेंस एंड इट विल हेल्प यू ग्रो फास्टर। So thank you very much for joining in and see you again for the next podcast. Bye bye.